and a very good evening to all my dear students. Dear students, this video lecture is in continuation with the previous one, which was on the topic the factors affecting the elasticity of demand. बच्चों, आज का आपका जो ये लेसन है ये पिछले वीडियो लेक्चर की निरंतरता में है। हमने मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल्स लिए और 3 कारकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। पहला था वस्तु के स्वरूप के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था अगर क्लोज प्रतिस्थापन वस्तु में उपलब्ध होती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है मांग की लोच पर, और तीसरा था नंबर ऑफ यूजेस, एक वस्तु का प्रयोग या इस्तेमाल कितने रूपों में किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब आज हम देखेंगे कि और कौन से कारक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। 4th फैक्टर जो है इसमें वो है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। कुल व्यय का कितना प्रतिशत या कितना अनुपात किसी वस्तु पर खर्च किया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारक होता है इलास्टिसिटी को मेजर करने का, या उसको फैक्टर्स को जो वो हम कहते हैं कि जो प्रभावित करने वाले हैं उन कारकों में से। देखो, larger the proportion of total expenditure spent on a good, higher will be the elasticity and vice versa। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जितना ज़्यादा कुल व्यय का अनुपात या हिस्सा आप किसी वस्तु पर खर्च करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी मांग की लोच होगी। ये अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ाया था, मांग की कीमत लोच की गणना की विधियां हमने पढ़ी थी, जब हमने कुल व्यय विधि पढ़ी थी जिसे हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि, उसमें मैंने 3 संभावनाएं आपको समझाई थी। 3 संभावनाएं जो हमने समझी थी उसमें हमने फर्स्ट क्या दिया था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी वॉज अगर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस में चेंज होने के बाद में बढ़ता है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। अगर घटता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस के चेंज का तो इलास्टिसिटी 1 होगी। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन आप किसी आय का, व्यय, इनकम का आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, किसी कमोडिटी पर खर्च कर रहे हो, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी प्रभावित होती है पॉजिटिवली, वो ज़्यादा लचीला या ज़्यादा लोचदार हो जाता है। ठीक है, तो यही होगा यहाँ पर एग्जाम्पल कि the larger the proportion of total expenditure spent on a good, higher will be the elasticity of demand। और अगर आप कम खर्च कर रहे हैं किसी वस्तु पर तो उसकी मांग की लोच भी बेलोचदार होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस चेंज का और टोटल एक्सपेंडिचर का जो पूरा एग्जाम्पल है, पूरा मेथड है, वो यहाँ पे लगेगा और आप उसको रिवाइज कीजिए और इस मेथड को समझ लीजिए। फिर क्या हो सकता है, सेकेंड जो 5th पॉइंट यहाँ पर है, 5th पॉइंट है लेवल ऑफ इनकम। उपभोक्ता की आय का स्तर कितना है उससे भी मांग की लोच प्रभावित होती है। ठीक है, हायर द लेवल ऑफ इनकम लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। हायर द लेवल ऑफ इनकम, अगर आय का स्तर जितना ऊंचा है, आय का स्तर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। इनकम, हायर द लेवल ऑफ इनकम लोअर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, यहाँ नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल गुड्स के केस में तो जितनी आपकी आय बढ़ती है उतना ही आपकी मांग की लोच बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स के केस में जितनी आय कम होती है उतनी मांग ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो वो केस हो गया। और अगर अब हम बात करें इनकम के लेवल का बढ़ना और इलास्टिसिटी पर खर्च का फ़र्क पड़ना, वो कम क्यों है? क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तक आप किसी कमोडिटी को खरीद रहे हैं तो आपका प्राइस चेंज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी है, तो कीमत में अगर परिवर्तन भी आ रहा है तो भी आप उस वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, लेकिन इसलिए बेलोचदार है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ने लग जाएगी तो आपका मांग की लोच कम प्रभावित होगी। प्राइस में भले ही चेंज आए, लेकिन आप एक इतना अमाउंट ऑफ इनकम ले रहे हैं कि आप उस कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, तो आप अपनी मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करेंगे। कब? जब आपकी इनकम का लेवल हाई हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। फिर हम देखते हैं हैबिट।
हैबिट से या आदतों से भी हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में मानते हैं। इसमें क्या होगा कि इफ़ यू आर हैबिचुएटेड टू अ पर्टिकुलर गुड, इलास्टिसिटी विल बी लेस एंड वाइस वर्सा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आदी हो गए हैं किसी वस्तु के उपभोग के, तो भले ही उस वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन आ जाए, चाहे वो वस्तु महंगी हो जाए, फिर भी आपकी मांग मात्रा प्रभावित नहीं होगी। आप जितना उपभोग कर रहे थे उतनी ही मांग मात्रा में आप उपभोग करेंगे। तो क्या हुआ, कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा में कमी नहीं आई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, अर्थात बेलोचदार है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अगर आप कोई चीज़ के आदी हो गए हैं या आपको वो यूज टू हो गए हैं, आप हमेशा उस चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, तो भले ही प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, प्राइसेस बढ़ जाएं, आप एक लेवल ऑफ कंजम्पशन जो रखते थे, क्वांटिटी डिमांड करते थे, उतनी क्वांटिटी आप कंटिन्यूअसली डिमांड करते रहेंगे। इसलिए आपकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक होगी, कम लोचदार होगी, जिसे हम बेलोचदार भी कहते हैं, या जिसे हम इकाई से कम लोच वाली मांग की लोच भी कहते हैं। सो इन दिस वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सिगरेट्स इन दिस केस, और थिंग्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ और विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, एंड वी आर कंज्यूमिंग दोज गुड्स इन स्पाइट ऑफ अ राइज इन देयर प्राइस। भले ही उनकी कीमत में वृद्धि हो जाए, फिर भी जिन वस्तुओं का उपभोग करना कंटिन्यू रखते हैं, उन वस्तुओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और यही होगा कि यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी जो मिलेगी वो कम लोचदार मिलेगी, और वही चीज़ों को आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट आपका क्या है, टाइम पीरियड, समय अंतराल, समय का काल, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी एक देखिए, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ आर हैविंग लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अल्पकाल में बहुत सी वस्तुओं के लिए मांग की लोच बेलोचदार होती है या कम लोचदार होती है, क्योंकि उस पीरियड में आप अपने आदतों को या आप अपनी इनकम भी चेंज नहीं हो सकती। अगर कीमत बढ़ गई तो आपने जितना कंजम्पशन कर रहे थे आप उतना ही करेंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो इतना कम है, आप उसमें चेंजेस ला नहीं पा रहे हैं। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड या आपके कंजम्पशन पैटर्न में आपकी जो उपभोग प्रवृत्तियां हैं या उपभोग की जो आदतें हैं, जो स्केड्यूल है, आप उसमें अल्पकाल में भले ही कीमत में परिवर्तन आया तो भी आप कोई परिवर्तन अपनी मांग मात्रा पर नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर बेलोचदार हो गई का मांग की लोच, राइट। सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज अ टाइम इन विच the elasticity of demand for majority of commodities is less elastic. Okay, फिर देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, in the long run when substitutes are available demand for the goods will become more elastic। और दीर्घ काल में आपकी आय भी बढ़ सकती है। ठीक है, और अगर उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं के प्रतिस्थापन वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो बहुत से चांसेस होते हैं कि कीमत के बढ़ने पर आप उसकी मांग मात्रा कम कर सकते हैं, क्योंकि आप स्विच कर सकते हैं दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करके, और आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। भले ही प्राइस बढ़ी हो, लेकिन दीर्घकाल में आपकी आय बढ़ गई, तो भी आपने जितना कंजम्पशन पैटर्न रखा उससे ज़्यादा बढ़ा दिया, कम कर दिया, और अगर कीमत गिरी तो ज़्यादा बढ़ा दिया, तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, चेंजेस आप ज़्यादा ला सकते हैं आपकी मांग की मात्रा में। इसलिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शोज मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टाइम पीरियड। अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में किसी भी वस्तु के लिए मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। दीर्घकाल में अल्पकाल में कम लोचदार होती है, दीर्घकाल में ज़्यादा लोचदार होती है। तो यही हुआ आपका इलास्टिसिटी का टाइम पीरियड से संबंधित जो फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद करने हैं, समझने हैं। इसमें हमने 5-6 फैक्टर्स लिए हैं। पहला हमने लिया था नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु का स्वरूप, फिर हमने लिया था नज़दीकी प्रतिस्थापन की उपलब्धता, फिर हमने लिया था नंबर ऑफ यूजेस, फिर हमने लिया था कुल व्यय का कितना प्रतिशत आप उस वस्तु के लिए उपभोग करने में खर्च कर रहे हैं, आपकी आय का स्तर कितना है, आप उस वस्तु के लिए हैबिचुअल हो गए हैं तो भी आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी या बेलोचदार होगी। टाइम पीरियड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्लोप और इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि अगर किसी डिमांड कर्व का स्लोप में चेंजेस आते हैं तो क्या उसकी इलास्टिसिटी में भी चेंज आते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलास्टिसिटी को समझने के लिए। उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे
या तो नेक्स्ट अपन प्रोड्यूसर्स बिहेवियर स्टार्ट कर देंगे, या हम देखते हैं हम कोई और नया टॉपिक ले सकते हैं। तो प्लीज़ try to go through all these topics which I have already taught you in detail and start making your fair notes. Thank you so much for listening to this video.